नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज का जो दिन रहा वो ब्लैक फ्राइडे रहा। ब्लैक फ्राइडे बहुत ही काला दिन रहा। आज बाज़ार खुलते के साथ ही क्रैश हो गया। बात करते हैं बाज़ार के क्रैश होने के पीछे की वजह की, क्या ये कब तक क्रैश होगा, या निवेशक परेशान हैं, क्या बाज़ार में सब बेच कर निकल जाएँ, क्या करें, या बाज़ार क्रैश क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या वजह रही, कब बाज़ार कब तक क्रैश होगा, या 22,500 का जो सपोर्ट जोन बता रखा था उससे नीचे भी 22,000 के 100 कुछ के ऊपर डोल रहा है। ये क्या अभी बाज़ार इससे भी नीचे जा सकता है, या गिरावट के पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है। साथियों, बात करते हैं मुख्य वजह की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, कल रात को जो कनाडा, मैक्सिको, इन दो पे जो 25% का जो टैरिफ की घोषणा की थी कि मैं मार्च से लगाऊंगा, अभी नहीं लगा रहे, तो इसमें ये अंदेशा चल रहा था कि हो सकता है बात बन जाएगी, उन दोनों के बीच में टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन उसने 25% तो लगाया ही, प्लस में एडिशनल टैरिफ लगा दिया। दूसरा, चाइना के बार बार वो टंच कर रहे हैं, चाइना को बार बार टोंच रहे हैं। 10% तो जो लगाया था टैरिफ वो तो लगाया ही था, प्लस 10% का और एडिशनल टैरिफ लगा दिया। एक्चुअल में जो बाज़ार डरा ना साथियों, बाज़ार के पीछे का जो सबसे डराने वाली जो वजह है वो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाइना को छेड़ रहे हैं ना कि मैं 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, 10% का इस पर एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा। डर टैरिफ का नहीं है, डर ये है जवाबी कार्रवाई का। मतलब अगर चाइना की तरफ से कुछ एक दो बयान निकल के आया था कि हम अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करेंगे, या हम अमेरिका पे इतने % का टैरिफ लगाएंगे, तो एक टैरिफ वार बहुत बड़ी रूप ले लेगा, जिससे बाज़ार डरा, जिसके कारण बाज़ार गिरा। आज बाज़ार ने 28 साल का जो अपना निचला स्तर था वो भी तोड़ दिया है, मतलब गिरने के रूप में। मतलब लगातार 17 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के जो शेयर हैं वो गिर के बंद हो रहे हैं। और अगर 28 साल का रिकॉर्ड की बात करें तो 5 महीने तक जो लगातार गिरने वाले स्टॉक में 28 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। 1996 में बाज़ार गिरा था इतना जो अभी गिर रहा है। अब पहली बात तो बाज़ार पर समझ लेते हैं कि बाज़ार अभी कितना और गिरेगा, या सब बेच दें, बेच के सब कैश में आ जाएं, जितना भी जो भी मिले। साथियों देखो, बाज़ार की जो मेजर सपोर्ट जोन है ना, अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो 22,000 21,800 है। ये मेजर सपोर्ट जोन इसलिए है क्योंकि बाज़ार ने पहले भी कई बार इस सपोर्ट को मान्यता दी है। अब बात कर लेते हैं कि आप बेच दें। अगर बाज़ार का लॉन्ग टाइम का 10 साल का RSI जो होता है, रिलेटिव इंडेक्स, जो अपना RSI है वो लगभग 24 के आसपास चल रहा है। 24 का मतलब ये होता है साथियों ओवरसोल्ड, 10 साल के सबसे निचले स्तर पर। तीसरी चीज़ें क्या हैं कि अभी जो बाज़ार डरा है ना, वो डरा है इस बात से कि चाइना कोई टैरिफ का ऐलान ना कर दे अमेरिका के ऊपर। और जाहिर सी बात है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपने आप को किसी देश का राष्ट्रपति नहीं मान रहे। अब वो क्या सोच के चल रहे हैं, अब वो ये मान रहे हैं कि ये एक कंपनी है US से, और ये कंपनी लॉस में चल रही है, और मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तो मुझे अब जो है इस कंपनी को प्रॉफिटेबल करना, चाहे किसी भी तरह से करना पड़े। तो इस पर भी टैरिफ लगाओ, उस पर भी टैरिफ लगाओ। और तो और साथियों, जो कि होने वाली चीज़ नहीं है, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है, जो एक ही दांत की कटी हुई रोटी खाते थे, तुम्हारे जो नाटो के सदस्य भी हैं, यूरोपियन यूनियन है तुम्हारा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये जो मतलब यूरोप के अंदर आने वाले देश हैं, उनके साथ में जो अमेरिका का व्यापार होता था, उनके ऊपर भी उसने 25% का टैरिफ लादने की घोषणा कर दी है। मतलब भारत के लिए तो 1 अप्रैल से लागू होगा, जो रिवर्सिबल टैरिफ की घोषणा की है। लेकिन जो बाज़ार, अच्छा भारत के इतने बाज़ार नहीं डरे साथियों, या अगर गिरावट की बात देखें ना तो भारत के इतने बाज़ार नहीं गिरे। अगर आप जापान या और जो बाज़ार देखोगे ना, वो 1-1 हज़ार पॉइंट क्रैश हुए हैं। अकेला तुम सोचो कि भारत के शेयर बाज़ार गिर गए, पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार नहीं गिरे, ऐसा नहीं है। भारत के शेयर बाज़ार तो भी कम गिरे हैं उसके उन और देशों के मुकाबले। और देशों के जो बाज़ार है ना वो भयंकर तरीके से क्रैश हुए हैं, और ये सब ट्रेड वार, टैरिफ वार बोल दिया जाता है। देखो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहला भी ऐसा इतिहास रहा है कि जब वो पहले भी राष्ट्रपति थे, तो वो बाज़ार के एंड टाइम पे जाके ऐसा कोई बयान दे देते थे जिससे बाज़ार की जो मूड माहौल है वो बिगड़ जाता था। मूड माहौल बिगड़ जाता था, बाज़ार वहीं से गिर जाता, फिर नीचे आके कोई कब बयान दे देते थे, वहाँ से सुधर जाता था। इसके आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये कब तक चलेगा। तो पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के करने से
वो जैसा चलाना चाह रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा साथियों? आप जो फेडरल बैंक है, जो अमेरिका का आरबीआई है, मतलब जैसे भारत में आरबीआई बैंक है, वहाँ पे जो फेडरल बैंक है उनका जो गवर्नर है, जो चेयरपर्सन है वहाँ के, वह हैं पवेल साहब। और पवेल साहब की आप अगर कमेंट्री सुनोगे ना, तो उन्होंने ऐसा स्पष्ट बोला है कि जिस तरह से देश को चलाने का ये प्रयास कर रहे हैं वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे तो उससे जो टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जो भी बनाने, जो रॉ मटेरियल है, दवाइयों में काम आने वाला प्रोडक्ट है, वे महंगे हो जाएंगे, अल्टीमेटली महंगाई हो जाएगी। और तो और चलो ठीक है, चाइना तो समझ में आता है, मतलब वो यूरोप के साथ में जो बोल रहे हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा या 25% का टैरिफ लगा दूंगा, उनको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। और जो, क्योंकि अर्थशास्त्री तो वो है नहीं, जो अर्थशास्त्री हों वो एक व्यापारी हैं, उन्हें सिंपल सा दिमाग चलता है कि भाई मेरे को तो यहाँ से पैसा आना चाहिए, यहाँ से पैसा आना चाहिए। और तो और पैसा आने के चक्कर में उनके पास में जितना भी डेट है, उन्होंने बोले यार ये डेट चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बोले एक काम करो, जो वीज़ा हम किसी को 5 करोड़ में देते हैं वो वीज़ा हम 40 करोड़ में देंगे। जिसे अमेरिका में आना है, अमेरिका का नागरिक बनना है, वो 40 करोड़ रुपये दो और वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। और बस उसके आगे शर्त ये है कि वो 10 लोगों को रोजगार दे। तो अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि कोई जवाबी कार्रवाई ना हो जाए। अभी तो एक ही तरफ से सुनवाई हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा, उस पर टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन अगर चीन की तरफ से कोई बयान आ जाता है ना, तो वो मूड माहौल को बिगाड़ देगा कि भाई अगर आप हम पे टैरिफ लगा रहे हैं तो हम ये कर देंगे, वो मूड माहौल बिगाड़ देगा। अब जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जितनी नेगेटिव खबर दे चुके, अब वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी तो बोल देंगे। अच्छी चीज़ें आनी धीरे धीरे चालू भी हो गई हैं, कैसे आ गई हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी जो जीडीपी का आंकड़ा आया साथियों, जीडीपी का आंकड़ा आया 6.2% का, जो हमारे देश के अंदर की जो ग्रोथ रेट रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो रही है 6.2%। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, Q4 की, मतलब जो सितंबर वाला क्वार्टर था, तो उसकी हमारी थी 5.4। तो अगर 5.4 से जीडीपी अभी कंपेयर करें तो जीडीपी तो बड़ी है, जाहिर सी बात है। ये जो हमारा दिसंबर वाला क्वार्टर था, इसमें फेस्टिवल भी थे भाई, दिवाली थी, तुम्हारा धनतेरस थी, और शादियाँ समारोह भी थे, तो उसमें डिमांड कहीं ना कहीं आई है। तो अगर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो हमारी जो जीडीपी आई है वो बढ़ के आई है, जैसे कि अनुमान जताया जा रहा था। तो एक पॉजिटिव तो ये भी हो गया कि यार कम से कम जीडीपी तो ठीक आई है। दूसरा क्या, सरकार को अब ना अपने देश में पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी में बूस्ट जब ही मिलेगा जब सरकार अपने कहीं ना कहीं कंजप्शन को बढ़ावा देगी। और सरकार जो जितने भी एक्शन ले रही है ना, वो इसीलिए ले रही है कि कंजप्शन को बढ़ावा दिया जाए। जो कंजप्शन का रुकने से जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति हो गई थी, अर्थव्यवस्था में कुछ भी खराब नहीं हो गया है। देखो साथियों, बात समझो, जो जिन बड़े बड़े इन्वेस्टरों से में बात होती भी है या किसी निवेशक से, जो ज़्यादा ही दिमागदार व्यक्ति है ना, वो अभी इस समय पे अच्छी फंडामेंटली कंपनियां की लिस्ट बना रहे हैं कि यार हम अच्छा अपना लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सी कंपनी उठाने के रेट पे आ रही है। मतलब कंपनियां ऐसी ऐसी हैं जो 10-10 साल के अपने निचले वैल्यूएशन पर खड़ी हैं। और हमेशा इतिहास रहा है कि जिसने 2008 के करेक्शन में पैसा लगाया उसने पैसा बनाया, जिसने 2020 के करेक्शन में पैसा लगाया है उसने पैसा बनाया। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर आपको लंबे समय में 1-2 साल के लिए टाइम होराइजन है आपका, तो समझ लो कि आप पैसा बना लोगे। क्योंकि साथियों, भारत ने कोरोना जैसा काल देख लिया भाई, कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया था, कुछ था तो नहीं, लेकिन उसके बाद में भी देश की अर्थव्यवस्था तो संभल गई ना। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, 3 साल युद्ध चला, उसके बाद भी सर्वाइव हुआ ना। इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, इतने दिन युद्ध चला, उसके बाद भी व्यवस्था सब चली ना। ये तो ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है वो कब पलट जाएंगे अपनी बात से, क्योंकि वो है 100% बिजनेसमैन। जहाँ उन्होंने देखा कि यार ये तो मुझे को लॉस हो जाएगा, तो हाल ही पलट जाते हैं वो। आयरलैंड पे नहीं बोल रहे थे मैं तो आयरलैंड ले लूँगा, मैं तो आयरलैंड ले लूँगा, वहाँ पे रियल अर्थ मटेरियल्स हैं। और यूरोपियन यूनियन ने बोला हम सेना भेज देंगे, आप वहाँ पे वो ले लोगे, हम सेना भेज देंगे। और जैसे ही सुनने में आई सेना भेज देंगे, वो चुप, भूल गया, अरे यार गलत बोल दिया मैंने तो वो कब पलट जाएंगे कोई तय नहीं है। और जितनी भी गिरावट है या गिरावट की जो मुख्य वजह है, देखो अपनी जो
कंपनियों के जो रिजल्ट है ना वो तो ख़राब आ ही रहे थे, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। क्यों ख़राब किस लिए आ रहे थे? सितंबर से ही रिजल्ट म्यूटेड आने चालू हो गए थे। जो सितंबर 2022 में क्वार्टर ने 23 में रिजल्ट दिखाया था वो 24 में नहीं दिखाया, तो जाहिर सी बात है स्लो डाउन तो पहले से नज़र आ गया था। अब बाज़ार इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं कि गिरता देखो वो शेयर है जो बढ़ा हुआ, कोई बहुत से शेयर ऐसे हैं जो टॉप से 50% नीचे हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा ज़रा सा मन में पैनिक आए कि यार मैं तो सब बेच दूं, सब निकल जाऊं, तो अब इतिहास में कुछ जाकर देखो, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया हो? कोई ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल जीरो हो गया हो, ख़त्म हो गया हो? अल्टीमेटली उस कंपनी का बिजनेस खड़ा होना चाहिए। भाई आपने जो पैसा लगाया है वो उस कंपनी पे लगाया, उस बिज़नेस पे लगाया है। इतना है कि आपने उसे ऊपर के वैल्यूएशन पे ख़रीद लिया है। थोड़ा सा में टाइम लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीने लगेंगे, और जैसे ही कंजप्शन को बूस्ट मिलेगा, जैसे ही कंपनियों के जो रिजल्ट हैं वो अच्छा आने चालू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहीं से पैसा बन जाएगा। जो आदमी यहाँ पैसा लगाएंगे ना वो तो बनाएंगे मोटा पैसा, लेकिन जिन लोगों ने खरीद रखा है वो भी धीरे धीरे, यार देखो सीधी सी बात है, तुमने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का ख़रीदा, उसकी वैल्यू घट कर रहेगी 60 रुपये, ऐसा समझ लो 40% गिरेगा। तो भाई जो आदमी उसे 100 रुपये में ख़रीद रहा था वो तो 60 में और दबा के ख़रीदेगा ना। चाहे आप किसी का उदाहरण देख लो, ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर एक स्टॉक का नहीं बोल रहा, आप LIC को देख लो, कितना टूटा फिर उसके बाद उठा। आप बताओ NSDL है, CDSL है, LIC है, क्या ये कंपनी अपनी बंद हो जाएंगी क्या? या अब बताओ अगर ट्रंप के कोई बयान देने से कोई अर्थव्यवस्था ढीली हो जाएगी क्या? तुम्हें अगर टायर नहीं डलवाना, गाड़ी में तुम्हें टायर डलवाना, तो तुम क्या टायर डलाना बंद कर दोगे? तुम्हें शादी में जाना है तो क्या तुम कपड़े सिलाना बंद कर दोगे, या इस्त्री करना बंद कर दोगे, प्रेस नहीं करूँगा? तो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये सही समय है पैसा लगाने का। कहाँ लगाना है वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाना है। आपको अच्छी फंडामेंटली कंपनी, अच्छी बिजनेस मॉडल चुप से लेकर रखना है, और पैनिक में माल नहीं काट देना। माल बेचना है, अगर ज़रूरत है, पैनिक है, ज़्यादा घबरा रहे हो, तो आप पहला 5-10 साल का 20 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, शेयर बाज़ार कोई आज से तो है नहीं। और ऐसे करेक्शन आते हैं, 2020 में आया कोविड के कारण, 2017 में आया, वीजा माल्या वो भाग गए थे मोदी उसके कारण, तुम्हारा उससे पहले आया, 2011 में आया, 2008 में आया। तो ऐसे करेक्शन आते हैं मार्केट में, और पैसा वही बना पाता है जो मार्केट में टिका रहता है। अल्टीमेटली क्रीज को छोड़ के भागना नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से और कितना गिरेगा, क्योंकि देखो ये है सिचुएशन के ऊपर। पता चले आपको मंडे कोई गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ से आपको ऊपर ओपन हो जाए बाज़ार, क्यों? क्योंकि सिचुएशन का कोई पता थोड़ी है। अल्टीमेटली जो बाज़ार में गिरावट है ना, वो गिरावट के पीछे जो अर्निंग कारण थी, अर्निंग को तो संभाल दे तुम्हारे GDP में। जो भी सरकार कदम उठा रही है, चाहे बैंकों में लिक्विडिटी को पर्याप्त रखना हो, चाहे OUM के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना हो, चाहे 12 लाख रुपए तक की टैक्स रिडीम पर छूट देना हो, चाहे गवर्नमेंट जिस रूप में भी चाह रही है, गवर्नमेंट केवल ये चाह रही है कि जो बढ़ावा दिया जाए कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा, तो मार्केट में जो स्लो डाउन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बट डिमांड बढ़ने लगेगी तो कहीं ना कहीं फिर से जो GDP हम पहले दिखा रहे थे, भाई इतना ही तो है कि हम भाई 7% की दर से नहीं बढ़ेंगे, हम 6-6.5% से बढ़ेंगे। ये थोड़ी है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, देश में कुछ बनेगा ही नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, सब ताला लग गया। भाई 145 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की, कुछ तो खाएगी, तेल हो, साबुन हो, मंजन हो, कपड़े हो, कुछ तो पहनेगी। तो ऐसा बिल्कुल पैनिक कर दें कि अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या सर्फ एक्सेल बनाना बंद कर रही है क्या? आप कभी विचार करो, ये सही अपॉर्चुनिटी होती है पैसा लगाने की। अब थोड़ा सा RBI की समझे, RBI क्यों घबराई हुई है? RBI के पीछे है वजह क्या है कि RBI को एक तो लिक्विडिटी को संभालना, पहली वजह। दूसरा, टैरिफ के कारण ना ग्लोबली इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। जो RBI सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, तो RBI को टेंशन हो जाएगी कि वो फिर रेट कट नहीं कर पाएगी। रेट कट कहाँ से करेगी? और अगर वर्कफोर्स की बात करें साथियों, तो भारत के अंदर 145 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 50 करोड़ ऐसे आदमी हैं जो कि एम्प्लॉई हैं, मतलब चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। और ज़्यादातर अगर एम्प्लॉयमेंट कोई
देती है ना, तो प्राइवेट सर्विसेज हैं। और सर्विस के मामले में अगर बात करें साथियों, तो 50% जो हिस्सा है ना वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। चाहे सर्विस सेक्टर ले लो, चाहे आप कोई कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, चाहे एमएसएमई बिजनेस ले लो, तो ये सब चीज़ें चलेंगी ना भाई, इतने लोगों को कहाँ से होगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। ऐसा बाज़ार में पहली बार नहीं हुआ। इतना ज़रूर है कि आज इतिहास का रिकॉर्ड जो 28 साल का था कि भाई बाज़ार ने तोड़ दिया, वो तोड़ा है। लेकिन ये जो अभी आपका लॉस है ना साथियों, ये इमोशनली लॉस है। अगर आपने इसको बेचा, सपोज करो आपने कोई सामान 100 का लिया, 80 हो गया, और अगर आपने वो बेच दिया तो आपको 20 रुपये का रियल लॉस हो गया। और अगर आपने उसे बेचा नहीं, आपको नहीं छोड़ा, मुझे साल भर के लिए देखना ही नहीं है यार, ख़त्म, पड़ा है मेरे पास में 80 रुपये का माल है, नहीं बेचना, कभी तो 80 होगा, 100 होगा, वो जाग दे के भी जाएगा। पर चूंकि नुकसान रियल में होता किसको है, जो एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उनको रियल में नुकसान होता है। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने सुबह माल लिया इस सिचुएशन में और वो 3 बजे पोजीशन कट गई, उन्हें रियल में नुकसान होता है कि उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को ना आजकल दिक्कत थी, ना कल है, ना परसों है, इन्वेस्टर ही पैसा बनाते हैं। जो इंटरडे करता है ना, आज लिया आज शाम को बेचना, वो नुकसान कर लेता है। जो एफएनओ करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसे नुकसान होता है, जर्नली ऐसा देखा गया है। अब बात करते हैं सेबी के चेयरपर्सन की। तो जो सेबी के चेयरपर्सन है वो तुहिन कांत पांडे हैं, जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये 3 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी इससे पहले जो तुम्हारा माधवी भुज है, उनका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। इसके बाद में तुम्हारा जो ये है तुहिकांत पांडे जी, ये सेबी के चेयरपर्सन रहेंगे। ये वर्तमान में अभी सचिव हैं, फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी नॉलेज रखते हैं, वही अनुभवी व्यक्ति हैं, 1987 बैच के आईएएस हैं। तो इसीलिए घबराने की बात है नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप से ना ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बाज़ार है ना वो सदमे में है। सदमे में क्यों है? क्योंकि वो किसके ऊपर क्या टैरिफ लगाने की कब घोषणा कर दें वो कोई तय नहीं है। और टैरिफ से नुकसान उन्हें खुद भी है, पर चूंकि वो दुधारी तलवार हैं, फास्ट इतनी चला रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान है दूसरे देशों को होगा। देखो, भारत से अगर वो कंपेयर करते हैं कि नहीं हम तो भारत पर उतना टैरिफ लगाएंगे, तो यार भारत की जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है उसे भी एक बार नज़र में रख लो। भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम है $2600 और अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम है $72,000। तो 72,000 कहाँ $2600। तो कंपेरिजन आप, हम विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। तो जब इमर्जिंग मार्केट से आपको व्यापार करना होता है, जब किसी विश्व को व्यापार करना होता है, तो ये चीज़ें देखनी होती है। अभी यूरोपियन यूनियन की जो लीडर है वो भारत में है, तो ऐसा नहीं है भारत कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज रहा है। अगर आप देखो, हम कोई व्यापारी आदमी है, आप कोई आलू खरीदते हो, सपोज करो किसी एक व्यापारी से, है ना, उससे आपका ट्रेड है, और उन्होंने बोल दिया मैं तो आलू 25 रुपये में बेचूंगा, तो आप भी दूसरी मार्केट देखने लगते हो कि यार अगर ये पहले 10 रुपये में बेच रहा था, 25 बोल रहा है, तो दूसरे रास्ते खोजने लगते हो कि यार देख लो कोई 11-12 में मिल जाए। सेम कंडीशन है, भारत भी अपने रास्ते खोज रहा है। और ऐसा नहीं है, अभी जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो भारत में गए हैं, भारत उस पर चर्चाएँ चल रही हैं, और बाजार न कभी इंडेक्स जीरो होगा न कभी स्टॉक जीरो होंगे। साथियों, आपको जान का आश्चर्य होगा कि लगभग 15-16 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं, और लगभग प्रति महीने जो एसआईपी के माध्यम से आने वाला पैसा है ना, वो है 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ तो एसआईपी के माध्यम से हर महीने आता है शेयर बाजार में। तो अब जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, जो फंड मैनेजर हैं, जो बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए हैं, वो उसका कुछ तो करेंगे। और चलो एक बात बताओ, एफआईआई तुम्हारी माल बेच रही है, तो डीआई तो खरीद रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो माल खरीद रहा है वो आप हम कहीं नहीं लग रहे, 3 में ना 13 में 70 लाख करोड़ का एफआईआई के पास में माल है, जिसमें उसने 1 लाख करोड़ के आसपास अभी कुछ बेचा है। अभी फरवरी की अगर बात करें, बाजार टूट रहा है एफआईआई के कारण, रुपये की जो वैल्यू गिर रही है उसके कारण। कुछ डोनाल्ड ट्रंप आग में घी डालने का काम कर दे रहे। अब सपोज करो अगर एफआईआई माल बेच रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो डीआईआई है, डीआईआई कौन है साथियों? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, निपॉन इंडिया, जो भी तुम्हारा म्यूचुअल फंड है बड़े बड़े, एसबीआई, ये तो माल उठा रहे हैं ना।
भाई हमें इनसे कम ज्ञान है क्या? इन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है? जाहिर सी बात है इन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि ये बड़ा फंड मैनेज करते हैं। एफआईआई बेच रहे हैं, ये उठा रहे हैं, तो किसी वजह से उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो महीना, 2 महीना, 3 महीने लगेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक मार्केट में सुधार नहीं होगा, मार्केट के जो रिजल्ट सेशन है उन रिजल्ट सेशनों में वो चीज़ें नहीं दिखने लग जाएंगी, तब तक रिकवरी के चांसेस नहीं है। और अभी बाज़ार में गिरावट की ट्रेंड में है, ये भी सत्य है, इसका भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि साथियों, भारत बिल्कुल बर्बाद नहीं हो गया। भारत में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि यार आज के बाद ऐसा कुछ होगा ही नहीं, कोई तेल संपूर्ण मंजन नहीं खरीदेगा, कोई गाड़ियों में टायर नहीं डलवाएगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं, अब तो सब घर रहेंगे, ताला लगा देंगे। भाई साहब, अर्थव्यवस्था चलेगी, कंपनियां चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। थोड़ा सा स्लो डाउन है, हम जो 7-8% की जीडीपी कर रहे थे वो थोड़ा सा घट के हमारा 5.5% आ गई थी, 5.4। जो 7.5%, 8% पर जीडीपी चल रही थी, वो एकदम से झटका लगा हमें 5.5% पर। जब हमारी जीडीपी की ग्रोथ आई तो बाजार ने एकदम से नीचे का ट्रेंड डर दिखाना चालू कर दिया। अब बाजार ने धीरे से फिर रिकवरी चालू की है। क्यों? क्योंकि अभी जो जीडीपी है ना, अभी जो 6.2 की जो जीडीपी की ग्रोथ आई है वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। क्यों? अब आगे आगे बढ़ेगा ना भाई। पहले क्या था कि इलेक्शन का था, इलेक्शन में सरकार जो योजनाएं होती है ना, उनसे पैसा नहीं निकाल पाती, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है। अब सब सेटल हो गया, व्यवस्था हो गई, अब सरकार खर्च करेगी कुछ अपने अपने मंत्रालयों में, जहाँ जैसा भी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें जीडीपी में दिखेगा, जैसा कि अभी दिखा भी है। सितंबर की अगर जीडीपी के आंकड़े की बात करें तो 5.4 था, और जो भी अनुमान जताया जा रहा था 5.4 से 6.3 का या 6.2 के आसपास आने का अनुमान जताया जा रहा था, जो कि 6.2 के आसपास आया। लेकिन अगर प्रिडिक्ट करो, उम्मीद करो कि अगर वो 6.2 ना आके 5.2 आया था, तो बाजार यहाँ से तुम्हें मिलता है 20,000। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के बहुत ख़राब है, जीडीपी के आंकड़े काफ़ी बेहतर आंकड़े आए हैं। और बाज़ार के अंदर गिरावट होना एक स्वाभाविक है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए बने रह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये समय तो और पैसा लगाने का है। लेकिन अगर आपको पैनिक हो रही है, आप पैनिक में माल बेच दोगे। देखो, कभी भी जर्नली होता क्या है कि आदमी के व्यवहार में बदलाव आता है, वो माल बेच देता है, वहीं से बाज़ार घूम जाता है। भाई इसका कोई 100% कोई गारंटी दे देगा क्या कि बाज़ार यहाँ से ऊपर चल देगा? हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे अभी जीडीपी में सुधार आया है, वैसे धीरे धीरे जो क्वार्टरली नतीजे आएंगे, उनमें 1-2 क्वार्टर का नतीजा जो है वो बेहतरीन दिखाने लगो। बाज़ार में तुम्हारे सब के सब जो स्टॉक जो नीचे की ओर, पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, वो नीचे से राउंडिंग बॉटम पैटर्न देकर चलने लगेंगे। क्योंकि जितना आसान अभी लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हम जो ना, चाइना और अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले नंबर पे आता चाइना। चाइना से हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। हालांकि ट्रेड डेफिसिट में चाइना में से भी रहते हैं हम चाइना से 135 करोड़ का माल खरीदते हैं, चाइना को बिलियन डॉलर, सॉरी, हम 135 बिलियन डॉलर का खरीदते हैं, उन्हें 25 बिलियन डॉलर का बेचते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो चाइना से हम 110 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, नुकसान में रहते हैं। अमेरिका से हम वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो अमेरिका को उसी बात की मिर्ची है। अमेरिका क्या चाहता है कि आप जो ट्रेड डेफिसिट में हमें रखते हो ना, मतलब अमेरिका को रखते हो। भारत जो अमेरिका से व्यापार करता है वो भारत प्रॉफिट में रहता है और अमेरिका उसमें नुकसान में रहता है। तो बात अमेरिका चाहता है कि हम नुकसान में ना रहें, आप इसे बराबर में करो। बराबर में करने के लिए चाहे तो आप हमसे जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल खरीद लो, चाहे तो और जो मटेरियल है वो हमसे खरीदो। मतलब किसी भी तरह का सब अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो ना रहे, बराबर में रहे। और रही ट्रेड की बात, तो ट्रेड को लेकर के इतना ज़्यादा अमेरिका से हमारा ट्रेड नहीं है कि जिससे हमें वो इफेक्ट पड़ेगा। पर चूंकि घबराहट जो बाजार को है वो है चाइना को लेकर, कि जिस तरह से वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप चाइना को छेड़ रहा है। अगर चाइना की तरफ से कोई एक भी बयान आ गया ना, तो उससे ऑल ओवर ग्लोबली जो है ना, सभी डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का, अमेरिका का और ये बड़े ट्रेड पार्टनर है। मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भारत के अंदर गाड़ियाँ बनती हैं ना, उतनी गाड़ियाँ चाइना एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में। तो जाहिर सी बात है इसमें तो काफ़ी बड़ा काम होगा। और देश भी इस चीज़ को अकेला ही नहीं देख रहा भाई, बहुत दिन से देख रहे हैं। सब लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। बड़े बड़े अर्थव्यवस्था को जो जानकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो भी देख रखे हैं। आप पवेल हैं तुम्हारा फेडरल बैंक के, उनकी कमेंट्री सुनो। वो खुद नहीं चाहते कि भाई योग हो,
भारत के अंदर अगर टैक्स पेयर की बात करें ना साथियों, तो 8 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो ITR रिटर्न फाइल करते हैं। 8 करोड़ लोग ITR रिटर्न फाइल करते हैं भारत के अंदर, लेकिन उनमें से अगर रियल टैक्स पेयर की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास है। मतलब 5 करोड़ लोग तो ऐसे ही हैं, वो ITR रिटर्न फाइल करते हैं और वो उतना ही जो है TDS उनका कटा है वो वापस ले लेते हैं। तो चूँकि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से आप वर्क फोर्स कितना है, मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ के आसपास में हम वर्क फोर्स है। उस वर्क फोर्स में से मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ आप 20 करोड़ आप अलग निकाल दो, 30 करोड़ भी हैं। और डीमेट अकाउंट कितने हैं अभी? 15 करोड़। तो भाई साहब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो 10 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ टैक्स देने, तो घबराने की कोई बात है नहीं। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं भाई, चाहे GST का टैक्स हुआ, चाहे कुछ प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स हुआ, वो तो हम सभी देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कि 8 करोड़ लोग जो ITR रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से जो आयकर दाता है ना वो है 3 करोड़। 2.5 से 3 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बाकी तो रिटर्न ले लेते फाइल करके। घबराहट है बाज़ारों के अंदर, इसमें कोई दो मत है नहीं। घबराहट किसके कारण है? डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका की अपनी एक कंपनी मान के चला रहे हैं कि ये कंपनी है और ये कंपनी लॉस में है, मुझे इस कंपनी को प्रॉफिट में लाना है, चाहे मुझे इस पर टैरिफ लगाना पड़े, चाहे इस पर टैरिफ लगाना पड़े। दो धारी तलवार चला रहे हैं, उसको खुद नहीं मालूम कि पीछे भी लग सकती है। वो आगे आगे चल रहे हैं, ये नहीं मालूम पीछे भी लग जाएगा। युद्ध भारत की तो खैर अभी छोड़ो, भारत पर तो वो अप्रैल से लगाएंगे, जो भी लगाएंगे रिवर्सेबल टैरिफ जो भी। भारत पर कोई टैरिफ थोड़ी ठुका है, ये तो घबराहट है दूसरों के कारण। चाइना पे लगा दिया है, कनाडा पे लगा दिया है, मैक्सिको पे लगा दिया है और यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया है। उनके कारण घबराहट है बाजार के अंदर। और घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए है कि कुछ चाइना नहीं टैरिफ की घोषणा कर दे कि अगर ये हम पे 10 के पास 10 तो पहले ही बोला था, चलो 10 तक मामला ठीक था। अब 10 के बाद उन्होंने बोल दिया 10% एडिशनल और टैरिफ लगाऊंगा, मतलब 20% हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि मैं ही बस सब हो गया, माल सर्वे सर्वा हो गया पूरी दुनिया का, और जैसा मैं चलाऊंगा वैसा चलेगी। यार दूसरा आदमी ऐसे थोड़ी, तुम अगर 2 मुक्के मारोगे तो जाहिर सी बात है वो 2 नहीं मारेगा तो 1 मुक्का तो वो भी मार देगा। तो इस तरह की सिचुएशन ना बन जाए, इसलिए जो ग्लोबली जो बाज़ार है ना, जो विश्व में जो वर्ल्ड के अंदर जो बाज़ार है वे क्यों डरे हुए हैं? डरे हुए इसीलिए हैं कि जो इस पर टैरिफ उस पर टैरिफ, ये जो टैरिफ वार होती है, इसको एक्चुअल में टैरिफ वार बोलते हैं। टैरिफ वार से होता क्या है कि महंगाई बढ़ जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट भारत के अंदर 100 रुपये का पड़ रहा है, अगर 25% का टैरिफ लग जाता है उस पर, सपोज करो, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा 125 रुपये का। अब 125 रुपये का हो जाएगा तो वो महंगाई की मार पहुंचेगी रिटेल आदमियों के पास। भाई कहीं ना कहीं खरीदेगा तो आम आदमी ना, जो प्रोडक्ट मैं 100 रुपये का खरीद रहा था अब उसे मुझे 125 में खरीदना पड़ेगा। 125 में खरीदना पड़ेगा तो बाज़ार के अंदर से वो डिमांड कम हो जाएगी। जो माल लेने की सिचुएशन में है वो भी नहीं लेगा, बोले हटाओ यार हमें लेना ही नहीं साला, कोई तरीका है ये? अभी 100 का था अब 125 का। तो जो ग्लोबली जो डर है ना वो इस बात का है। और चाइना के पास में इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि उसकी जो GDP है वो अलग ही लेवल पर चल रही है, इसीलिए तो लोगों को डर है। जो और ओवर एशिया के अंदर जो बाज़ार है ना, उन बाज़ारों को, बाज़ार अल्टीमेटली मैं देश की बात कर रहा हूँ, जो एशिया के अंदर जो और देश है ना, उन देशों को चिंता किस बात की है कि अगर इनने टैरिफ लगाया चाइना के पास, तो चाइना क्या करेगा, सस्ती रेंज में ऑल ओवर विश्व के अंदर अपना माल डंप करेगा। और नहीं समझे, और बिल्कुल छोटे लैंग्वेज समझो, कोई सामान तुम ऐसा समझो कि एक जिला है तुम्हारा, देश मतलब जिला, आपको किसी एक तहसील ने बोल दिया कि मैं इस तहसील ने भाई मैं तेरे पे 12 रुपये का सामान नहीं लेने का, तेरा 10 रुपये का 12 रुपये का देना पड़ेगा, 2.5 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, 2 रुपये वहाँ ना करके 10 रुपये की जगह और 9 रुपये में दूसरे आदमियों को माल बेचोगे। तो उनकी जो GDP है उस पर वो इफेक्ट पड़ेगा। अगर चाइना मालों को डंप करेगा ना, और बाज़ारों में, एशिया के बाज़ारों में, चाहे वो तुम्हारा ब्राज़ील हो, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे तुम्हारा जो और जो आजू बाजू के बाज़ार हैं, उनमें अगर चाइना ने अपना सस्ता माल डंप किया तो उससे उन व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं में फ़र्क पड़ेगा, उनकी GDP में स्लो डाउन आ जाएगा। तो इसीलिए टैरिफ का जो डर है वो सबको इसी बात का है कि चाइना नहीं कुछ कह दे, जो अमेरिका ने कहा वो तो ठीक है, पर चाइना कुछ ना कह दे। तो अभी तक की जो सिचुएशन में है, अब 2 दिन तो बड़ी सुकून है भाई, शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी है, और मंडे से देखते हैं कि क्या होता है। जनरली अगर पीछे का इतिहास उठा कर देखा जाए तो 6 महीने, मतलब
अगर 12 बार ट्रेडिंग सेशन हुआ तो 8 बार जो मार्च का महीना है वो पॉजिटिव रहा है, 6 बार जो है वो नेगेटिव रहा है। अल्टीमेटली 1-2-3% का नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यार ख़त्म ही हो गया। नेगेटिव का मतलब 2-3-4%। अब इतना ज़रूर है कि आपको जो भी पोजीशन बनानी है ना, वो इंट्राडे में ना बनाएं, क्योंकि कब कितना मूव आ जाएगा कोई तय नहीं है। अभी जो अल्टीमेटली बाज़ारों के अंदर गिरावट है, वो गिरावट एफआईआई के कारण तो है ही। जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी बढ़ गया है। डॉलर इंडेक्स में भी तेज़ी देखने के लिए मिली है, जिसका जो कहीं ना कहीं इफेक्ट है वो गोल्ड पे भी देखने के लिए मिला है। आपको देखना होगा गोल्ड में भी कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है ना वो मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से जो दुनिया भर की जो इक्विटी मार्केट हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो और कोई देश हो, उनकी इक्विटी मार्केट पर फ़र्क पड़ता है। ऐसा आप पहले भी उठा के देख लो, जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तब इक्विटी मार्केट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। और जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड मजबूत होना, इक्विटी मार्केट का कमज़ोर होना, ये सब दर्शाता है। और सरकार की भी नज़र बनी हुई है। आरबीआई के जो संजय मल्होत्रा जो गवर्नर हैं, वो हल्के मारे तो गवर्नर है नहीं भाई, जिन्हें फाइनेंस से रिलेटेड इतनी जानकारी है। उन्होंने आते से ही पहले तो एक सीआरआर लागू कर दिया कि भाई कैश कंजप्शन रेशियो जो है। दूसरा उन्होंने बोला यार मैं रेट कट कर देता हूँ। और ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में, मतलब इसी वर्ष में, जो अभी दूसरी मौद्रिक पॉलिसी की जो बैठक होगी, उस बैठक में फिर से रेट कट लाया जा सकता है। मतलब फिर से रेपो रेट में बदलाव किया जा सकता है। तो काहे के लिए? वो इसीलिए तो कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने OUM ऑप्शन, ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की जो इक्विटी के लिक्विडिटी को पर्याप्त रखने के लिए जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उन्हें जो वापस खरीदा ना बैंकों से, उनसे काहे के लिए खरीदा है? ताकि बैंकों में पैसा पहुंचे और वो पैसा कहीं ना कहीं जाए मार्केट में। और मार्केट में जाएगा तो कंजप्शन को बढ़ावा देगा। अल्टीमेटली जो आरबीआई का मेन अभी फोकस है ना, वो ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयमेंट को इनफ देने के लिए तो कंजप्शन में पैसा डालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एमएसएमई बिजनेस, उनमें अगर डिमांड नहीं जाएगी या अगर नीचे से कंजप्शन डिमांड नहीं निकलेगी तो वे फैक्ट्रियाँ चलेंगी नहीं तो आपकी जो अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा महीने, 2 महीना, 3 महीने का समय दो और प्रयास ये करो, आपको जब भी निवेश करें तो कम से कम लंबे समय के लिए करें। ट्रेडिंग, अगर आपका ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए तो खैर अलग बात है कि मैं ट्रेडिंग के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करता, ना ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको निवेश कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें भी टाइम होराइजन का टाइम लेके चलो और घबराओ नहीं, पैनिक नहीं करो। साथियों, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, और नीचे जाने की चांसेस तो है ही क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर लेकिन कितनी, मुद्दा ये है। तो इसलिए घबराएं नहीं। मार्केट अभी ऊपर से कितने पॉइंट उतर चुकी है देख लो, 26,000 से 22,000 पर खड़ी है, 3,000 पॉइंट उतर चुकी है। ऐसे करेक्शन आए हैं पहले भी, ऐसा कोई आज पहली बार नहीं आ रहा। पहले भी 19,000 से निफ्टी तुम्हारा 15,000 हो गया था, फिर 15,000 से 26,000 भी तो गया ना। तो आप देखो ना, पिछला इतिहास उठा कर देखो। तो इसलिए घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें। जो भी है अपने आप को बनाए रखें, संभाले रखें, प्रयास करें पोर्टफोलियो ना देखें। पोर्टफोलियो देखोगे ज़बरदस्ती में पैनिक की डेट होगा, इसलिए पोर्टफोलियो को देखें नहीं और अध्यात्म की ओर थोड़ा सा एकांत मन को शांत करें। बिल्कुल टेंशन नहीं लें, सब ठीक होगा। महीने 2 महीने का टाइम लगे, बाकी सब सही हो जाएगा। सरकार लगी है, इस चक्कर में लगी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।